हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 9 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 53 टॉपिक हम प्रीवियस 8 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 के बारे में। चर्चा करेंगे वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस के बारे में। एक एलिमेंट अमेरिकियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसरो के द्वारा फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए L1 फ्रिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। जानेंगे सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत आइडेंटिफाई की जाती हैं हाई प्रेगनेंसीज वुमेन को, उनको रेड स्टिकर्स और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड उसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि उनको अश्योर्ड जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्र रूप से क्वालिटी प्रसवपूर्ण देखभाल कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल रूप से उनको प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कराया जाए एट ऑल द जो आयुष्मान भारत से जो इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो स्कीम है लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्कीम है आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके के रिस्क है वुमेन्स को, उसके लिए उनको रेड स्टिकर्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड प्रोवाइड कराती है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि उनको अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जो एंटीनेटल केयर यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल देना फ्री ऑफ कॉस्ट सार्वभौमिक रूप से एट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। लेकिन इसके अंतर्गत जो बात की गई है कि एट ऑल द आयुष्मान भारत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंतर्गत, तो ऐसा कोई प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। तो इसलिए ये इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगभग 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत इससे जो कॉम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर इसके द्वारा दी जाती है उसकी सुविधा को उन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, तो ये इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और इस जो योजना का इस प्रोग्राम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट ये है कि इस अभियान के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है उन वुमेन्स को। इसमें रिस्क फैक्टर के आधार पर उनको कार्ड दिया जाता है। अगर हम ग्रीन स्टिकर की बात करें तो उन वुमेन्स को दिया जाता है जिनको प्रेगनेंसीज के दौरान कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा जो रेड स्टिकर्स वाले उनको दिया जाता है उन वुमेन्स को जिनको प्रेगनेंसीज के दौरान हाई रिस्क इनको हो सकती है। तो इसके अंतर्गत इनको कार्ड दिए जाते हैं, इसके द्वारा इनको रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कि उनको अश्योर्ड और जो समग्र रूप से क्वालिटी जो प्रसव पूर्व देखभाल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और सार्वभौमिक रूप से सभी वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो महीने की जो 9वीं तारीख होती है उसके अंतर्गत उनको ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा इनमें जो गारंटेड मिनिमम पैकेजेस उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं एंटीनेटल केयर के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए। और वुमेन को उनके जो सेकंड और जो ट्राई सेमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसीज के दौरान, तो उनको डेजिग्नेट किया जाता है और उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस समिट के द्वारा यूज किया गया यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट को, और इसमें जो बेसलाइन माना गया जो SDG 6 ग्लोबल जो एक्सलरेशन फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत 5 पिलर्स हैं, तो उसको इसके अंतर्गत उनको बेसलाइन माना गया। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो समिट है ऑर्गेनाइज की गई यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये समिट में यूज किया यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को, साथ ही साथ बेस लाइन लिया गया इसमें जो एसडीजी 6 ग्लोबल एक्सेलरेशन जो फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत 5 पिलर्स हैं उसको इसके अंतर्गत बेस लाइन लिया गया, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। यूनाइटेड नेशन जो वाटर समिट है ग्राउंड वाटर 2022 से संबंधित, इसको कंक्लूड किया है पेरिस के अंतर्गत। अभी ये जो समिट की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर यानी कि IGARAC के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि जो ग्राउंड वाटर से संबंधित जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी तरफ ध्यान, ग्राउंड वाटर की तरफ ध्यान, उससे संबंधित अटेंशन उनके देश के बीच में लाया जा सके। अगर हम बात करें इस समिट ने जो मार्क किया कंप्लीशन, इसका जो कंप्लीशन हुआ वह इसके साथ हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है मेकिंग द इनविजिबल टू द विजिबल कैंपेन, जो कि 2022 में जो कैंपेन चलाया जा रहा है यूएन वाटर के द्वारा, उसका नाम क्या है मेकिंग द इनविजिबल एंड विजिबल। ये जो समिट है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को इसने यूज किया और इसमें जो बेसलाइन लिया गया एसडीजी 6 ग्लोबल असेसमेंट फ्रेमवर्क, जो कि आपके एक तरीके से एक्शन प्रोवाइड कराता है जो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उत्तरदायी रूप से और सस्टेनेबल रूप से उसका संरक्षण किया जा सके। अगर हम बात करें 2020 में इसके अंतर्गत 5 पिलर आए थे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल 6 जो ग्लोबल एक्सेलरेशन जो फ्रेमवर्क है, इसमें जो 5 जो पिलर्स हैं उसका ये है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इनोवेशन, फाइनेंस एंड गवर्नेंस। साथ ही इस समिट के अंतर्गत कुछ रिकमेंडेशंस दी गई जिसके अंतर्गत ये बात की गई कि इम्प्रूव किया जाए एक्सप्लोरेशन, इसकी मॉनिटरिंग और एनालिसिस को ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के, साथ ही साथ उनको मैनेज किया जाए जिससे कि वे आइडेंटिफाई किए जा सके, उनकी पहचान की जा सके और ये हमें पता चल सके कि जो हाउ मच ग्राउंड वाटर इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे बाहर निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं और कब निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक्यूफर है जो कि जो इसका जो रिचार्ज एरिया होता है उसको पॉल्यूशन से उसका संरक्षण करने की बात की गई। साथ ही साथ इंश्योर किया गया जो ग्राउंड वाटर एक्सेस है वह हेल्प कर सकता है जो हमें एसडीजी गोल 2030 तक अचीव करना है उसके लिए। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो ग्राउंड वाटर होता है ये स्टोर होता है रॉक एंड सॉइल के अंतर्गत और ये जो 99% ऑफ जो लिक्विड फ्रेश वाटर है अर्थ का वह उसको अकाउंट करता है। अगर हम बात करें इंडिया जो लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 4th ऑफ जो टोटल, अगर हम ग्लोबल विड्रॉल की बात करें जमीन से ग्राउंड वाटर निकालने की बात करें तो उसमें 4th पोजीशन पे भारत का स्थान है। अगर कंसर्न्स की बात करें ग्राउंड वाटर से संबंधित तो लगातार जो वाटर टेबल्स डिप्लीट होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैलिनिटी उसकी बढ़ती जा रही है, साल्ट वाटर यहाँ पर आकर इंक्रोच कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और जो एक्यूफर्स हैं लगातार ड्राई होते जा रहे हैं। वाटर लॉगिंग की कंडीशंस यहाँ बनती है, उनकी लवणता में वृद्धि हो रही है, तो ये उसके सामने कंसर्न्स हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन वाटर की तो यूएन वाटर एक यूएन की इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है जो भी आपके फ्रेश वाटर या उससे संबंधित जो सैनिटेशन से संबंधित जो मैटर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर की तो ये यूनेस्को का एक सेंटर है जो कि वर्क करता है अंडर द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है नीदरलैंड के द्वारा। इसके अलावा ये स्पेशलाइज है इन रीजनल और जो ट्रांस बाउंड्री जो लेवल असेसमेंट किया जाता है उसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की, तो उसके लिए ये स्पेशलाइज है। साथ ही साथ एक इसका वन ऑफ द जो IGRAC का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम GGIS, जो कि आपके जो ग्राउंड वाटर को असेस और मॉनिटरिंग करने के लिए ये प्रयास करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यूएन वाटर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है इसको गुजरात में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो अष्टांग हृदय है ये एक ग्रेट ट्रायोलॉजी यानी कि महान त्रयी कहा जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के।
तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है ये आयोजित की गई गुजरात में, तो ये गुजरात में नहीं बल्कि गोवा में आयोजित की गई और इसका जो थीम थी वह थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो अष्टांग हृदय है ये ग्रेट ट्रायोलॉजी यानी कि महान त्रयी कहे जाते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन के। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया फंक्शन, जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो आयोजित हो रही थी उसके फंक्शन को, वर्ल्ड जो आयुर्वेदा कांग्रेस है इसको गोवा में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। इसके अंतर्गत ये एक्नॉलेज किया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो आसपास के लिविंग बींग्स हैं वे शेयर करते हैं एनवायरनमेंट को और उनकी हेल्थ और जो लिविंग बींग्स की जो हेल्थ है वे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो ये जो साइंस है भारत की जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल जो सिस्टम है सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाता है उसमें जो वेलनेस को साथ साथ ट्रीटमेंट के। इसकी अगर हम जड़ें देखने की कोशिश करें तो इसकी जो रूट्स हैं वह हमें अथर्व वेदा में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ चरक संहिता की बात करें जिसको चरक के द्वारा बनाया गया, सुश्रुत संहिता की बात करें जिसको सुश्रुत के द्वारा बनाया गया, साथ ही साथ जो आपका अष्टांग हृदय है जो बागभट्ट है वह एक ग्रेट ट्रायोलॉजी कहे जाते हैं, महान त्रयी कहे जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के। इसके अलावा अगर आज हम बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा कंट्री रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं आयुर्वेदा और आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा MSME इसके अंतर्गत एक्टिव है आयुष सेक्टर के अंतर्गत और इनका टोटल इंडस्ट्री साइज की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इनका साइज है। अगर हम बात करें इससे संबंधित चैलेंजेस की, जो आयुर्वेदा से संबंधित जो चैलेंजेस की, तो एक तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वह एक तरीके से प्रॉपर नहीं है, साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्ट हैं उसका ठीक तरीके से वैलिडेशन नहीं है, उसकी इफिशियंसी और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल से संबंधित उसमें हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूवल उसके अंतर्गत नहीं मिल पाता। तो इसके कारण से ये इसके सामने चैलेंजेस हैं। लेकिन इससे संबंधित प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का डेवलपमेंट किया गया है जिसके अंतर्गत ये लोगों के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है आयुर्वेदा से संबंधित। इसके अलावा अभी इसी साल WHO के जो महासचिव के द्वारा जो WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट है, वह गुजरात में इसका फाउंडेशन रखी गई। साथ ही साथ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा है न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसको बनाया गया। इसके अलावा जो आयुष रिसर्च पोर्टल एंड जो एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च डेटा है वह भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत PM ने इनॉग्रेट किया जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा है गोवा के अंतर्गत। साथ ही साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली के अंतर्गत इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस के अंतर्गत उन्होंने इनॉग्रेट किया। इसका उद्देश्य यह है कि स्ट्रेंथन किया जा सके इसके अंतर्गत जो रिसर्च, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है जिससे लोगों को अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो अमेरिकियम है ये अभी आपको न्यूज में देखने को मिला होगा, ये चारों में से क्या है? क्या ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, या क्या ये आपका रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है, मीट्रॉइड है, या कैंसर ड्रग है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये अमेरिकियम है, ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है यानी कि रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। देख लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वह इस जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है जो जिसकी हमने बात की अमेरिकियम, तो इसकी मदद से बैटरीज को डेवलप कर रही है फॉर स्पेस स्टेशंस के लिए। अगर हम बात करें अमेरिकियम की तो ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है। जो मोस्ट जो अमेरिकियम है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम से, और ये न्यूट्रॉन रिएक्टर पर जब बॉम्बार्डिंग की जाती है न्यूट्रॉन्स की तो उसके बाद ये जनरेट होते हैं। अगर हम बात करें 1 टन ऑफ अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल इसके अंतर्गत डालते हैं तब हमें 100 ग्राम अमेरिकियम इसके अंतर्गत प्रोड्यूस होता है।
ये जो वाइडली यूज किया जाता है कॉमर्शियल जो आपके आयोनाइजेशन जो चैम्बर्स होते हैं, स्मोक जो डिटेक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ जो न्यूट्रॉन के जो सोर्सेज और इंडस्ट्रियल गेजेस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है अमेरिकियम का। इसके अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अमेरिकियम किससे संबंधित है, एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है जो कि तैयार किया जाता है यूरेनियम या प्लूटोनियम से। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अमेरिकियम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो के जो अभी L1 जो फ्रीक्वेंसी से संबंधित जो ने इंट्रोड्यूस किया है तो उससे संबंधित है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है L5 फ्रीक्वेंसी को इन ऑल इट्स जो फ्यूचर जो सैटेलाइट्स के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका जो उद्देश्य है कि सिविलियन यूज के लिए जो नेविगेशन है, हमारा जो नाविक है उसको यूज किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि नाविक या इंडियन जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है IRNSS, तो ये इसरो का जो कॉन्स्टिलेशंस है जो 8 सैटेलाइट्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसरो ने L5 फ्रीक्वेंसी को नहीं बल्कि L1 फ्रीक्वेंसी को इस फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका उद्देश्य है कि जो सिविलियन यूज के लिए नाविक को प्रमोट किया जा सके, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो IRNSS है उसके अंतर्गत कॉन्स्टलेट किया गया है 8 सैटेलाइट्स को, तो ये रॉन्ग है क्योंकि 7 सैटेलाइट्स इसके अंतर्गत कॉन्स्टलेट इसके अंतर्गत की गई है। तो ये इसके अंतर्गत फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है L1 फ्रीक्वेंसी इन ऑल इट्स जो फ्यूचर सैटेलाइट्स होंगी उनके लिए। इसका जो उद्देश्य है कि प्रमोट किया जा सके जो नाविक है उसको सिविलियन यूज के लिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट सैटेलाइट्स हैं जो कि स्टार्टिंग होगी फ्रॉम जो NVS-01 से, उसको एक तरीके से L11 और जो सिविल नेविगेशन यूज के लिए उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम बात करें NVS-01 सैटेलाइट्स की, तो ये एक रिप्लेस करेगा जो इसरो के द्वारा जो 7 सैटेलाइट्स भेजी गई हैं IRNSS के लिए, तो उसके एक सैटेलाइट्स को ये रिप्लेस करेगा NVS-01। इसके अंतर्गत जो L1 फ्रीक्वेंसी है ये मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी है। ग्लोबल जो पोजिशनिंग जो सिस्टम होती है, जो GPS की हम बात करते हैं, तो उसमें L1 फ्रीक्वेंसी का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा ये इंक्रीज करेगा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम को, और साथ ही साथ जो डिवाइसेस हैं उसमें जो पर्सनल ट्रैकर्स हैं उसमें इसको यूज किया जा सकेगा। अभी हम बात करें तो नाविक अभी जो यूज कर रहा है वह यूज कर रहा है 2 फ्रिक्वेंसीज को, L5 और S बैंड फ्रिक्वेंसी को। लेकिन इसके बाद से जब NVS-01 पहुंचा दिया जाएगा एक सैटेलाइट्स को रिप्लेस करके, तो वह L1 फ्रिक्वेंसी भी इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नाविक या IRNSS की, तो ये इसरो का एक कॉन्स्टलेशन, इसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट्स को इसमें भेजा गया है। और इसके अंतर्गत जैसे कि हम US का जो GPS है, यूरोपियन यूनियन एजेंसी का जो आपका गैलीलियो है, जापान का जो कॉसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है जिसको QZSS के रूप में जानते हैं, रशिया का जो ग्लोनास है, उसकी तरह से हमने नाविक को डेवलप किया है टू बी यूज्ड फॉर द ट्रैक लोकेशंस। इसके अलावा जो नाविक है ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो कि आम सिविलियंस के लिए है, साथ ही साथ एक जो आपके जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है जो कि स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट्स को भेजा गया है। 3 सैटेलाइट्स इसके अंतर्गत जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जो सैटेलाइट्स हैं वह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। इसके अलावा अगर IRNSS के एरिया की बात करें तो ये लगभग 1500 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 3 एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबिडियम क्लॉक, 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी इसके अंतर्गत लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशंस बताने की जो एक्यूरेसी है, लगभग इसकी जो 20 मीटर की इसकी एक्यूरेसी इसके अंतर्गत है। इस पे बेस्ड UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में IRNSS से संबंधित, जिसमें जो 1500 किलोमीटर की जो लिमिट थी उसने चेंज कर दी थी। साथ ही साथ इसमें आपको यह ध्यान रखना है, इसमें जो 3 जो सैटेलाइट्स हैं वह जियो स्टेशनरी है जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, और जो 4 हैं वह हैं सन सिंक्रोनस जो कि सन की पोजीशन से हमेशा उससे सिंक्रोनाइज रहती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया IRNSS से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कुलर ट्रेडिंग से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो सर्कुलर ट्रेडिंग है ये रेफर करता है मनी जो कि आपकी कंट्री से बाहर जाती है और ये वेरियस चैनल्स के माध्यम से बाहर जाती है और ये वापस आती है विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है सर्कुलर ट्रेडिंग का, जो इन्फ्लेशन जो टर्नओवर है बिजनेसेस का उसको बढ़ाना और वैल्यूएशन कंपनी का इंक्रीज करना। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ये रेफर करता है कि मनी जो कि वेरियस चैनल्स के माध्यम से बाहर जाती है कंट्री के और फिर बैक होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो इसको सर्कुलर ट्रेडिंग नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग। तो ये आपकी सर्कुलर ट्रेडिंग इसके अंतर्गत नहीं कही जाती, ये क्या कहलाते हैं, राउंड ट्रिपिंग। और जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है सर्कुलर ट्रेडिंग का, जो अपने जो बिजनेसेस हैं उसके अपना टर्नओवर बढ़ाना, साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज करना कंपनी की या बिजनेसेस की। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो जीएसटी काउंसिल की जो अपकमिंग जो बैठक है उसके अंतर्गत इसका जो सर्कुलर ट्रेडिंग से संबंधित मैटर को इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। सर्कुलर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से रेफर किया जाता है कि जो अवेलिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी के माध्यम से दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत जो ट्रेडर्स होते हैं वे किसी भी तरीके की रियल गुड्स या सर्विस दिए बिना ही उनको एक इनवॉइस यानी कि जो एक बिल होता है वह उनको बिना कोई सामान दिए या बिना कोई सर्विस दिए उनको बिल प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन होता है वह पेपर पर तो होता है, लेकिन रियल में उसमें किसी भी गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं होता, किसी भी सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं होता, केवल पेपर पे उस पर मनी का ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है। और ये लगभग जो सेल कंपनीज के माध्यम से किया जाता है। ये जो इसमें राउंड ट्रिपिंग की अगर हम बात करें, जिसका हमने फर्स्ट ऑप्शन में जो बात की थी, तो राउंड ट्रिपिंग रेफर करती है कि जो मनी आपकी कंट्री से बाहर चली जा रही है थ्रू द वेरियस चैनल्स के माध्यम से और फिर ये वापस आती है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो ये आपकी एक तरीके से राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। इसका अगर हम बात करें जो सर्कुलर ट्रेडिंग की, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेसेस होते हैं वे अपने बिल के अंतर्गत उनको दूसरे लोगों को बिल प्रोवाइड करा देते हैं ट्रेडर्स, और जो अपने जो बिजनेस है उसका टर्नओवर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसके वैल्यूएशन उसमें इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। और इससे उनका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इसके कारण से उनका टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रियल गुड तो उन्होंने सेल नहीं की, लेकिन उन्होंने बिल के माध्यम से उसको सेल करा हुआ दिखाया गया है, तो जिससे उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा, उनकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर वे बैंक से उस बिहाफ पर अगर लोन लेना चाहेंगे तो बैंक उनको आसानी से लोन दे देगा और उनके जो वैल्यूएशन के आधार पर उनको ज़्यादा लोन मिल सकेगा। साथ ही साथ जो इसके अंतर्गत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक तरीके से जो जीएसटी की जो टैक्स की जो चेन है उसके माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है, वह एक तरीके से ब्लैक मनी को मार्केट में फिर तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सर्कुलर ट्रेडिंग से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।